हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 17 जुलाई एंड 17 जुलाई के अंदर द हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स और न्यूज़ आए हैं वो हम आज के इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। वैसे तो ज़्यादा न्यूज़ थे नहीं, फिर भी क्या है कुछ इम्पोर्टेंट मैंने आर्टिकल्स जो है वो लिए हैं। कुछ न्यूज़ भी है, जैसे कि सबसे पहले अगर हम देखें तो कर्नाटक के अंदर क्या है, बिल का इंट्रोडक्शन हुआ है, बिल इंट्रोड्यूस हुआ है जहाँ 50% कोटा की बात की जा रही है फॉर लोकल्स इन द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है कि एम्प्लॉयमेंट में जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी जो मैनेजमेंट के लेवल पे जो भी नौकरियां हैं वो क्या है 50% जो लोग हैं वो 50% जो वैकेंसी है वो वहीं के लोगों से क्या है वो फिल जो है वो होना चाहिए। दूसरा एक आर्टिकल है वो है कि हीट वेव जो है अफेक्ट कर रहा है चिल्ड्रंस राइट टू प्ले। मतलब क्योंकि दिन पर दिन क्या है हीट वेव जो है वो हम देख भी रहे, इस साल भी काफ़ी ज़्यादा हीट वेव्स है और इसका क्या कारण है और हीट वेव हम लोग कहते हैं किसको, इसको हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट, दो जजेस का क्या है कि अपॉइंटमेंट हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसके कारण क्या है जो ओवरऑल हम कह सकते हैं 100% ऑक्यूपेंसी हो चुका है। जो 34 नंबर होने चाहिए जजेस के वो जो है वो फुल फिल जो है वो हो चुका है। तो हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे कि स्ट्रेंथ जो है सुप्रीम कोर्ट का वो किस आर्टिकल के अंदर जो है वो डील होता है। लास्ट में साइंस एंड टेक के पोर्शन में हमको लूका के बारे में पढ़ना है। ये इवोल्यूशन से रिलेटेड है टॉपिक, जहाँ हम लोग देखेंगे कि जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है उनका इवोल्यूशन जो है वो कब और कैसे हुआ था एंड लूका जो है वो क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले न्यूज़ से कि कर्नाटक के अंदर क्या है, इट मैंडेट्स 50% कोटा फॉर लोकल्स इन मैनेजमेंट पोजीशंस। तो ये है क्या, अगर हम देखें यहाँ पे तो कर्नाटक कैबिनेट ने अप्रूव किया है ड्राफ्ट को, स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इन द इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट्स बिल 2024। ये बिल क्या है मैंडेट करता है कि भाई 50% जो है मैनेजमेंट जॉब्स में वो क्या है लोकल के लिए रिजर्व होना चाहिए। साथ ही साथ 75% नॉन मैनेजमेंट रोल्स के लिए क्या है लोकल के लिए लोकल कैंडिडेट्स के लिए क्या है रिजर्व होने चाहिए, जिनको कर्नाटडिगाज कहते हैं हम लोग, इन द प्राइवेट सेक्टर इंक्लूडिंग आईटी कंपनीज। जो कि आईटी कंपनीज हम देखते भी कि आईटी हब है कर्नाटक के अंदर में, तो वहाँ क्या है डिमांड हो रहा है कि भाई 50% जो जॉब है वो क्या है वहीं के लोकल जो कैंडिडेट्स है उन्हीं से क्या है फिल होना चाहिए वो वैकेंसी। और साथ ही साथ जो नॉन मैनेजमेंट टाइप के रोल्स होते हैं उनमें 75% रिजर्वेशन तक की बात कही जा रही है। तो अगर हम क्राइटेरिया की बात करें कि आखिर लोकल कैंडिडेट को कैसे डिसाइड किया जा रहा है, तो कुछ क्राइटेरिया जो है जैसे कि वो आदमी कोई भी पर्सन जो कि अप्लाई कर रहा है उसके पास क्या है कि या तो वो कर्नाटक के अंदर ही क्या है उसका जन्म होना चाहिए। साथ ही साथ क्या है कि पिछले 15 साल तक रहने के लिए क्या है कि उसके पास स्टेट का जो डोमिसाइल है वो होना चाहिए, फ्लुएंट होना चाहिए कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर। और साथ ही साथ क्या है कि ये सारे जो क्राइटेरिया के बेसिस पे कि वो लोकल है कि नहीं है, कोई नोडल एजेंसी जो है उसको क्या है कि उसको पास करना चाहिए। वो जो टेस्ट होता है नोडल एजेंसी का जो लैंग्वेज बेस्ड टेस्ट होता है उसको जो है वो पास करना चाहिए। तो सिंपल सा चीज़ है कि 50% रिजर्वेशन मैनेजमेंट पोस्ट के लिए बात की जा रही है। तो यहाँ मैनेजमेंट कहने का मतलब क्या हो गया कि किन किन कैटेगरीज को इंक्लूड किया जा रहा है। जैसे सुपरवाइजरी का रोल्स होता है, मैनेजेरियल हो गया, टेक्निकल है, ऑपरेशनल है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, हायर रोल्स है, एक्सक्लूडिंग डायरेक्टर्स मतलब डायरेक्टर्स को हटाकर बात की जा रही है। नॉन मैनेजमेंट कैटेगरी में अगर हम देखें तो इसमें क्लरिकल जो ग्रेड होता है, क्लरिकल ग्रेड उस पर अनस्किल्ड हो गए, सेमी स्किल्ड है, स्किल्ड है, आईटी और आईटीएस एम्प्लॉयज़ जो होते हैं या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के एम्प्लॉयज़ है, कैजुअल वर्कर्स जिनको हम कहते हैं, वो सारे क्या हो गए नॉन मैनेजमेंट कैटेगरी में आ गए। तो सिंपल नॉन मैनेजमेंट के लिए कितना है 75%, वहीं पे क्या है मैनेजमेंट कैटेगरी के लिए क्या है 50%। और इस ड्राफ्ट बिल के आधार पे अगर कोई भी एम्प्लॉयर या जो मैनेजर है अगर क्या है इन रूल्स से क्या है फेल कर रहा है तो उनको क्या है पेनल्टीज भी देना पड़ेगा, जैसे कि 10,000 रुपये से लेके 25,000 तक का जुर्माना लगेगा। एंड एडिशनल पेनल्टीज भी हो सकती हैं जहाँ 100 रुपये क्या है पर दिन का जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा एज अ पेनल्टी, जब तक क्या है कंप्लायंस जो है वो अचीव ना हो, यानी कि 50% रिजर्वेशन जो कंप्लायंस है वो पूरा ना हो। तो ये जो है यही रिलेटेड हमारा न्यूज़ था इस बिल से रिलेटेड। बस याद रखना है कि मैनेजमेंट पोस्ट के लिए क्या हो गया 50% और वहीं पे क्या है नॉन मैनेजमेंट के लिए 75% कर्नाटक के अंदर में। ये क्राइटेरिया हो गया कि लोकल को डिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट जो है वो है कि हीट वेव जो है वो जो चिल्ड्रन का राइट है उसको क्या है बेसिकली इवापोरेट कर रहा है, मतलब ख़त्म कर रहा है।
अगर हम देखें यहाँ पे, तो हीट वेव्स हम लोग कहते किसको है? सिंपल सा चीज़ है कि हीट वेव्स क्या है? प्रोलॉन्ग पीरियड्स है, जहाँ एक्सेसिवली हॉट वेदर रहता है, जो कि ह्यूमन हेल्थ, एनवायरनमेंट और इकोनॉमी को क्या है? एडवर्सली इम्पैक्ट करता है। उसी चीज़ को हम लोग हीट वेव कहते हैं। इंडिया क्योंकि एक ट्रॉपिकल कंट्री है, तो ये क्या है? पर्टिकुलरली वल्नरेबल भी है हीट वेव्स के लिए। और आए दिन हम देख भी रहे हैं कि भाई जो फ्रीक्वेंसी है हीट वेव का वो बढ़ता चला जा रहा है, साथ ही साथ उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। धीरे धीरे आप देखो टेम्परेचर भी जो है वो बढ़ रहा है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो हाई टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ क्या है? फेटल नहीं होता है। ठीक है, कम्बिनेशन होता है जहाँ हाई ह्यूमिडिटी के साथ हाई टेम्परेचर प्रेजेंट होगा, जिसको वेट बल्ब टेम्परेचर हम लोग कहते हैं। एंड वो क्या है? वो फेटल होता है, मतलब वो जानलेवा हो सकता है। क्यों भाई? क्योंकि हाई मॉइस्चर अगर इन्वायरमेंट में रहेगा, तो वो क्या है? बॉडी पे स्वेट जो एक्यूमुलेट होता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर होगा तो स्वेटिंग तो होगा ही ऑब्वियसली। अब स्वेटिंग तो हो रहा है, लेकिन जो टेम्परेचर हाई तो है, साथ ही साथ अगर ह्यूमिडिटी हाई है, तो वो स्वेट क्या है? इवापोरेट नहीं हो पाता है। और जब तक हमारा स्वेट क्या है? इवापोरेट नहीं हो पाएगा, हमारा बॉडी जो है वो क्या है? कूल डाउन नहीं हो पाएगा। और जो कूलिंग इफेक्ट हमारे बॉडी में प्रोवाइड कर रहा है वो कौन सा है? फेनोमेना, स्वेटिंग हम कह रहे हैं। तो स्वेटिंग का इम्पैक्ट बॉडी पे तब ना होगा जब स्वेट जो है वो इवापोरेट करेगा। क्यों भाई? क्योंकि स्वेट जो है वो हमारे बॉडी से क्या है? लैटेंट हीट को एब्जॉर्ब करता है, और यही लैटेंट हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद स्वेट जो है वो इवापोरेट करता है, मतलब हमारे बॉडी में से हीट को विदड्रॉ करता है एक तरीके से ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। तो जब वेट बल्ब का टेम्परेचर का फॉर्मेशन होगा, तो उस केस में क्या है? ये हीट जो वेव है वो क्या हो सकता है? फेटल हो सकता है। अब देखा गया कि इंडिया के अंदर हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं हीट वेव्स को, तो अलग अलग है। दो रीजन्स हमने लिया है, एक है प्लेन एंड हिली रीजन्स, ये अलग हो गया। दूसरा कोस्टल एरियाज। ठीक है, तो बेसिकली तीन हो गया, प्लेन हो गया, हिली रीजन्स हो गए, और कोस्टल एरियाज हो गया। ठीक है, तो हीट वेव को अगर हम लोग देख सकते हैं कि प्लेन रीजन में 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा अधिक रहेगा, तो उसको हम लोग हीट वेव डिक्लेयर कर सकते हैं। एंड वहीं पे क्या है कि हिली एरियाज के अंदर 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहेगा, तो उसको हीट वेव कह सकते हैं। ये हो गया हमारा किस बेसिस पे? टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के बेसिस पे। दूसरा क्या है? डिपार्चर के बेसिस पे, कि नॉर्मल टेम्परेचर जो है उसकी तुलना में अगर क्या है 4.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6.40 डिग्री सेल्सियस का डेविएशन हमें देखने को मिलेगा, तो इसको हम लोग कह सकते हैं हीट वेव होगा। ठीक है, सीवियर हीट वेव किसको कहेंगे? अगर 6.4 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा तो सीवियर हीट वेव कहेंगे। एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर पे अगर हम देखें, तो अगर 45 डिग्री से अधिक होता है तो उसको हम लोग हीट वेव कहते हैं, एंड 47 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है तो उसको हम लोग सीवियर हीट वेव कहते हैं। ठीक है, कोस्टल एरियाज में अगर हम देखें, तो कोस्टल एरियाज में 4.50 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा नॉर्मल से, तो उसको हम लोग हीट वेव कह सकते हैं। या मैक्सिमम टेम्परेचर के बेसिस में देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहेगा, तो उसको हम लोग हीट वेव कह सकते हैं। तो प्लेन के केस में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा? 45 डिग्री सेल्सियस। और वहीं कोस्टल एरियाज में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस। तो इस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि हीट वेव जो है वो है। सीवियर हीट वेव में क्या हो गया? प्लेन के केस में 47 डिग्री सेल्सियस हो गया, और यहाँ पे क्या है? हमने मतलब डिफाइन जो है वो नहीं किया। यहीं पे मान लो 2 डिग्री सेल्सियस जोड़ लो, जैसे 39 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हो गया, तो उसको हम लोग सीवियर हीट वेव कह सकते हैं। डेविएशन के आधार पे क्या है? 4.5 से लेकर 6.4 के बीच में है, तो हीट वेव 6.4 से ज़्यादा है तो सीवियर हीट वेव। ये प्लेन्स की बात हम कर रहे हैं। वहीं पे 4.50 से ज़्यादा है कोस्टल एरियाज में डेविएशन नॉर्मल से, तो उसको हम लोग हीट वेव हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, तो चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है वो 2021 के अंदर जो है वो पब्लिश हुआ था। ठीक है, ये कंट्री को रैंक करता है ऑन द बेसिस ऑफ चिल्ड्रंस एक्सपोजर टू क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंटल शॉक सच एज साइक्लोन हो गया, हीट वेव हो गया। इस बेसिस पे कि जिस भी कंट्री के अंदर चिल्ड्रन जो है वो रह रहे हैं, वो कितने ज़्यादा वल्नरेबल है इन्वायरमेंट में चेंजेस से, जैसे कि साइक्लोन्स हो गए, हीट वेव्स हो गए, उनके लिए कितनी ज़्यादा वल्नरेबिलिटी उनकी एक तरीके से रेफर कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इस रैंकिंग में देखें, तो साउथ एशियन कंट्रीज़ में चार देश है, जैसे पाकिस्तान हो गया 14th रैंक पे है, बांग्लादेश 15th पे है, अफगानिस्तान 25th पे है, और इंडिया जो है वो 26th रैंकिंग पे है अमॉन्ग 4 साउथ एशियन कंट्रीज वेयर चिल्ड्रन आर एट एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ द इम्पैक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट क्राइसिस। मतलब इंडिया जो है वो 26वें नंबर पे है कि वर्ल्ड में अगर हम देखें, तो जहाँ पे क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो है वो सीवियरली चिल्ड्रन पे पड़ेगा, उस लेवल पे हमारी रैंकिंग 26 है। ठीक है, इंडिया के सिनेरियो की बात करें, तो इंडिया इज अमॉन्ग 4 साउथ एशियन कंट्रीज वेयर चिल्ड्रन आर मोस्ट एट रिस्क ऑफ द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज
threatening their health, education and protection. ठीक है. It is estimated that more than 600 million Indians will face acute water shortage in the coming years. मतलब ये 600 मिलियन इंडियन जो है, यानी कि हम लगभग 60 करोड़ इंडियंस की बात कर रहे हैं. ठीक है, जो कि एक्यूट वाटर शॉर्टेज जो है उससे मतलब उनको झेलना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि रिसेंट ईयर्स में आने वाले दिनों के अंदर क्या है, क्लाइमेट चेंज के कारण वाटर शॉर्टेज या स्कार्सिटी देखने को हमें मिल सकता है. और उसी समय क्या है कि फ्लैश फ्लडिंग भी जो है वो इंक्रीज होगा. फ्लैश फ्लडिंग हम लोग कहते हैं जहां मेजोरिटी ऑफ इंडियन अर्बन एरियाज के अंदर कि फ्लैश फ्लडिंग होता है. मेनली हम कहते हैं कि जो अर्बन एरियाज होते हैं या सेंटर्स होते हैं, सिटीज़ होते हैं, उनके अंदर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम जो है वो नहीं होता है. तो थोड़ी सी ही बारिश होती है तो पूरा क्या है, फ्लड लाइक सिचुएशन जो है हम देखने को भी हमें मिलता है. जैसे चेन्नई में आप देखिए बहुत केस है. चेन्नई के अंदर क्या है, फ्लैश फ्लडिंग हमको मुंबई के अंदर कॉमन देखने को मिलता है फ्लैश फ्लडिंग. तो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर क्या है, ड्यू टू पुअर या इम्प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, साथ ही साथ जो मतलब जो जिस लेवल पे जितनी पॉपुलेशन रहना चाहिए उससे कई गुना क्या है पॉपुलेशन ज़्यादा रह रही है, तो उस केस में भी क्या है, ड्रेनेज जो है वो काम नहीं कर पाता है ठीक ढंग से. तो ओवरऑल क्या है, वर्ल्ड का अगर हम देखें तो ग्लोबल टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर रहा है 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर. 21 ऑफ द वर्ल्ड्स 30 सिटीज विद द मोस्ट पॉल्यूटेड एयर जो है वो 2020 के अंदर इंडिया में, मतलब सोचो 30 शहर है, सिटीज है जो कि मोस्ट पॉल्यूटेड एयर है जहाँ पे, उसमें से 21 जो शहर है वो इंडिया के ही अंदर है. तो कितना ज़्यादा पॉल्यूशन जो है वो इंडिया के अंदर है. एंड उस पॉल्यूशन का इम्पैक्ट जो है वो क्लाइमेट चेंज पे तो ऑब्वियसली आएगा ही आएगा. चिल्ड्रन आर मोर प्रिकेरियस. ठीक है, तो प्रिकेरियस क्यों है भाई? क्योंकि कंपेयर टू एडल्ट्स चिल्ड्रन जो है उनको ज़्यादा खाना और पानी चाहिए होता है पर यूनिट ऑफ देयर बॉडी वेट, are less able to survive extreme weather events and are more susceptible to toxic chemicals, temperature changes and disease among other factors. तो आप देखो कि चिल्ड्रन जिनका बहुत हद तक एक्टिवली कोई रोल नहीं है इन्वायरमेंट को मतलब पॉल्यूट करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं क्योंकि ना तो कहीं ऐसे जगह पे है जहाँ पे वो क्या है, वो इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर पा रहे हैं या कर रहे हैं, तो उस केस में क्या है कि वो पॉल्यूशन या क्लाइमेट चेंज के लिए लीस्ट रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट अफेक्टेड है. तो हम कह सकते हैं कि ये एक इनइक्विटेबल इम्पैक्ट है. देर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन वेयर ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस आर जनरेटेड एंड वेयर चिल्ड्रन आर enduring द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्लाइमेट ड्रिवन इम्पैक्ट्स. चिल्ड्रन फ्रॉम कंट्रीज लीस्ट रिस्पॉन्सिबल विल सफर मोस्ट ऑफ ऑल. ठीक है, सबसे ज़्यादा कम रिस्पॉन्सिबल है चिल्ड्रन और सबसे ज़्यादा क्या है कि इम्पैक्ट भी उन्हीं पे हमको देखने को मिलता है. क्लाइमेट चेंज इज डीपली इनइक्विटेबल. While no child is responsible for rising global temperatures, they will pay the highest cost. यही हम कह भी रहे. तो इस कारण से क्या हुआ है कि अब देखो, पहले जैसे हम बच्चों को देखते थे कि गर्मी के दिनों में वो खेल रहे, आज के डेट में इतना हीट वेव है कि वो खेल नहीं पा रहे, आउटडोर कुछ भी गेम जो है वो नहीं खेल पा रहे, जिसका इम्पैक्ट अगर हम देखें तो इम्पैक्ट उनके मेंटल स्टेटस पे भी पड़ रहा है, मेंटल हेल्थ पे. फिर हम कह सकते हो ओवरऑल जो हेल्थ है बॉडी का उस पर भी, क्योंकि खेलेंगे नहीं तो एक्सरसाइज नहीं होगा. तो ये सारी चीज़ें हैं. तो हीट वेव्स का सीवियरली इम्पैक्ट जो है वो चिल्ड्रन पे जो है वो हमें देखने को मिलता है. नेक्स्ट कि दो नए जजेस का अपॉइंटमेंट हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर. एंड इसके कारण जो सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिशियल स्ट्रेंथ है वो क्या है, फुल हो चुका है, जो कि नंबर में कितना है, 34 है. ठीक है, जैसे कि अभी जो है वो जस्टिस आर महादेवन है एक, और एन कोतेश्वर सिंह. ठीक है, तो ये कोतेश्वर सिंह हो गए और महादेवन है, इन दोनों का क्या है अपॉइंटमेंट हुआ है सुप्रीम कोर्ट जजेस. एंड इनके कारण जो स्ट्रेंथ है वो वापस क्या है 34, मतलब इससे पहले कितना था 32 था. तो अगर हम स्ट्रेंथ को देखें तो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है क्या, आर्टिकल 124 clause first states that there shall be a Supreme Court of India consisting of a Chief Justice of India and until Parliament by law prescribes a large number ऑफ नॉट मोर देन 7 अदर जजेस. ठीक है, तो ये इनिशियल है जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है मेंशन है कि भाई एक क्या होंगे, एक जो है सीजेआई होंगे, चीफ जस्टिस होंगे, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 7 जो जजेस है वो हो सकते हैं. ठीक है, आर्टिकल 124 clause 2 states that every judge of the Supreme Court shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal after consultation with such number of the judges of Supreme Court and of the High Court in the states. ठीक है, the Parliament is competent to increase the number of judges if it deems necessary. ठीक है, मतलब कि पार्लियामेंट के हाथ में है कि भाई नंबर जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं. इनिशियली जो मेंशन था वो 7 था,
जहाँ अदर जजेस हो सकते हैं, मतलब 7 से ज़्यादा नहीं हो सकते, और एक क्या होंगे, सीजेआई होंगे, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। तो इनिशियल यही मेंशन था। तो यूनियन कैबिनेट जो है वो इंक्रीज किया था, लास्ट बार क्या है स्ट्रेंथ जो है उसको इंक्रीज करके 34 कर दिया गया था। द कैबिनेट हैज टेकन अ डिसीजन टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ एन इंक्रीज ऑफ 10% फ्रॉम 31 टू 34 जजेस इंक्लूडिंग द सीजेआई। तो सीजेआई को मिला के कितने हैं, 34 जो है वो जजेस जो है वो प्रेजेंट है आज के डेट में इंडिया के अंदर। सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956 वाज लास्ट अमेंडेड इन 2009 टू इंक्रीज द जजेस स्ट्रेंथ फ्रॉम 25 टू 31 इंक्लूडिंग द सीजेआई। ठीक है, तो लास्ट बार क्या है कि सीजीआई को मिलाकर अगर हम देखें तो 2009 के अंदर क्या अमेंड किया गया था, किस एक्ट को, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956, जहां 25 से लेके इंक्रीज करके कितना कर दिया गया, 31 कर दिया गया। एज पर आर्टिकल 124 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, द स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज फिक्स्ड बाय द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। तो ये स्ट्रेंथ कौन डिसाइड करेगा भाई, पार्लियामेंट करेगा। ठीक है, तो क्या नीड हो रही है कि भाई हम जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी क्या है 34, लेकिन आप अगर देखो इस चीज़ को कि नंबर ऑफ केसेस कितने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो अभी भी शॉर्टेज हमें फील होगा कि भाई अभी भी नंबर जो है उसको 34 से फिर हम बढ़ा के 40 कर दे, 50 कर दे। क्यों क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जिसके कारण से जो जुडिशियरी है उसमें क्या है शॉर्टफॉल हमें देखने ही को मिल रहा है। जैसे नीड अगर हम देखें तो पेंडेंसी ऑफ केसेस क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। 2006 से लेके 2018 के बीच में अगर हम देखें तो देयर हैज़ बिन एन 8.6% राइज इन द पेंडेंसी ऑफ केसेस अक्रॉस ऑल द कोर्ट्स। मतलब ये राइज हुआ है 8.6%। कब से कब तक, 2006 से लेके 18 के बीच में। पेंडेंसी बिफोर सुप्रीम कोर्ट इंक्रीज बाई 36%, हाई कोर्ट बाई 17% एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट बाई 7%। तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो पेंडेंसी कहाँ पे है, 36% पे। तो इसका कारण भी ये नहीं है, क्योंकि एक तो क्या है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाता है जिसका जजमेंट जो है वो बहुत लेट से आ रहा होता है। दूसरा चीज़ क्या है, नंबर ऑफ जजेस या बेंचेस जो है वो काफ़ी कम है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन उसके उसके अवज में जो जितने नंबर ऑफ केसेस जा रहे हैं वो नंबर में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो पेंडेंसी जो है सुप्रीम कोर्ट के आगे 36% है, उससे इंक्रीज़ हुआ। हाई कोर्ट में क्या है 17% इंक्रीज़ हुआ, और सब ऑर्डिनेट के केस में सब ऑर्डिनेट कोर्ट के केस में क्या है 7% से इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला। दूसरा क्या है कि जो डिस्पोजल रेट होता है, कि जो केसेस को डिस्पोज ऑफ किया जाता है वो काफ़ी कम होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अगर हम देखें तो डिस्पोजल रेट हैज़ स्टेड बिटवीन 55% टू 59% इन द सुप्रीम कोर्ट, एट 28% इन द हाई कोर्ट एंड 40% इन द सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो सबसे इसमें कम अगर हम देखें तो हाई कोर्ट के ही अंदर है। सुप्रीम कोर्ट में कितना है, 55% से लेके 59% के बीच में है। वहीं पे सब ऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर क्या है, 40% के अप्रॉक्स है। तो ये आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 124 क्लॉज 1 ये जो है ये तय कर रहा है कि नंबर ऑफ जजेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में कितने होंगे। ठीक है, दूसरा ये कितने होंगे नंबर, ये कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट करता है। ठीक है, उसके पास पावर है कि नंबर ऑफ जजेस को वो इंक्रीज जो है वो कर सकते हैं। ओरिजिनली कितने होंगे, 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है ग्लिम्पसेस ऑफ लूका को लेके, जो कि लास्ट न्यूज़ है। लूका जो है ये हमारे इवोल्यूशन से रिलेटेड है, इसमें हमको पढ़ना है। अगर हम देखें लूका की बात करें तो यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर क्या है, बेसिकली देखा गया है कि लाइफ जो है वो कब ओरिजिनेट हुआ था, पैरेलली क्या है सारी चीज़ें हैं। जैसे हम पढ़ते भी एक 3 डोमेन थ्योरी जो है वो पढ़ते हैं बायोलॉजी के अंदर, तो उसके अंदर जो है वो मेंशन है कि कैसे जो है लाइफ ओरिजिनेट जो है वो किया है। रिसर्चर्स बिलीव ऑल द 3 ब्रांचेस ऑफ लाइफ, बैक्टीरिया, आर्की एंड यूकैरिया, जो कि तीनों ब्रांचेस है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ सिंगल सेल, एक ही सेल से क्या है ओरिजिनेट हुआ था, जिसको हम लोग लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर कहते हैं, या इसी को लूका कहा जाता है। देयर इज नो फॉसिल एविडेंस टू सपोर्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ लूका, बट द फैक्ट दैट मॉडर्न जीनोम्स शेयर सो मेनी फीचर्स प्रोवाइड सम इनसाइट्स। ठीक है, मतलब बोला गया कि जो बैक्टीरिया है, आर्की है एंड यूकैरिया है, ठीक है, ये सारे का सारे ओरिजिन क्या है, एक कॉमन सेल से हुआ था। एंड ये कॉमन सेल को हम लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर कहते हैं, यानी कि लूका कहा जाता है। कोई भी फॉसिल का एविडेंस हमको लूका के बारे में तो नहीं मिला है, लेकिन जो सिमिलरिटीज हमको सेल्स के अंदर मिलता है उस बिना पे हम कह सकते हैं कि एक कॉमन एंसेस्टर तो रहा ही होगा, जिससे क्या है सारी चीज़ें जो डिफरेंट सेल्स है जैसे बैक्टीरिया, आर्की और यूकैरिया वो ओरिजिनेट हुए होंगे। ठीक है, using a molecular clock, the team estimated when Luca could have originated around 4.2 billion years ago, just
300 मिलियन ईयर्स आफ्टर द अर्थ इटसेल्फ फॉर्म, मतलब अर्थ लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स माना जाता है कि अर्थ जो है वो अगो फॉर्म किया होगा, ठीक है। तो इसके 300 साल बाद ही क्या है, लूका का फॉर्मेशन हुआ है। एंड लूका से ही क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स निकले हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, आर्की हो गया, यूकैरिया हो गया। तो अर्थ का ओरिजिन जो है याद रखना कितना है, अर्थ का ओरिजिन अगर हम देखें तो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो जो है अर्थ ओरिजिनेट किया है। The team also reported that Luca may have a small genome of some 2.5 million bases and encoding around 2600 proteins, all just enough to help it survive in a unique environmental niche, ठीक है। तो इसमें जो नंबर ऑफ बेस पेयर्स है, अगर हम डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे क्या है, डीएनए का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। एंड डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या होता है, बेस पेयर्स होते हैं। जैसे ये वाला जो स्ट्रैंड होता है हमारा, जो कि एक तरीके से हम इस लैडर का फ्रेम कह सकते हैं, ये फ्रेम जो है वो शुगर और फॉस्फेट से बना होता है। जबकि जो स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस पेयर्स होते हैं, मतलब आधा इधर होता है आधा इधर। लेकिन मान लो ये सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, ठीक है, जैसे आरएनए हो गया, इनिशियली आरएनए प्रेजेंट है। तो अगर ये सिंगल स्ट्रैंडेड होगा तो इस केस में क्या होगा, बेसेस होंगे। तो बोला जा रहा है कि कितने बेसेस है, 2.5 मिलियन बेसेस जो है वो प्रेजेंट होंगे, जो लगभग 2600 प्रोटीन के लिए एनकोड करते होंगे। एंड ये 2600 प्रोटीन ही हेल्प कर रहा होगा उस समय उसको, उस इन्वायरमेंटल नीश, नीश हम लोग कहते हैं कि जहाँ पे क्या है कि हैबिटेट, और हैबिटेट ऐसा जहाँ पे वो क्या है, फंक्शनली कुछ रोल कर रहा होगा, उसको हम लोग नीश कह सकते हैं कि यहाँ पे ये पाया जाता हो, ये इस एरिया में इसका क्या है, रोल भी है। फॉर एग्जांपल मान लो बैक्टीरिया का नीश हम सॉइल कह रहे हैं, तो सॉइल के केस में क्या हो गया कि उसका फंक्शनल रोल भी है कि भाई वो क्या है, डीकम्पोजर है, ठीक है। Importantly, the origin of Luca by 4.2 billion years significantly predates previous suggestions that about the origin of life on Earth, ठीक है। पहले माना जा रहा था लगभग क्या है कि ओरिजिन जो है वो बहुत बाद में, मतलब लगभग 1 से 1.5 बिलियन ईयर्स अगो, मतलब लगभग 3 बिलियन ईयर्स अगो क्या है, माना जा रहा था कि लाइफ जो है ओरिजिनेट किया होगा, मतलब 1-1.5 बिलियन तक क्या है, कोई लाइफ नहीं रहा होगा। लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो लूका का एग्जिस्टेंस से ये हमें पता चलता है कि 4.2 बिलियन ईयर्स अगो क्या है, लाइफ जो है ओरिजिनेट कर चुका था। जबकि माना जाता था 3 बिलियन, मतलब कि इससे 1.2 बिलियन पहले ही क्या है, ओरिजिनेट जो है वो लाइफ कर चुका था, ठीक है। अगर हम देखें भी इसको फ्लो चार्ट में यहाँ पे एक ट्री के रूप में, तो ये लूका से ही क्या है, ओरिजिनेशन हमको बैक्टीरिया का हुआ है, आर्की का हुआ है, यूकैरिया का हुआ है। बैक्टीरिया में क्या क्या आ गए हमारे, थर्मेटोगेल्स हो गए, फ्लेवोबैक्टीरिया एलाइज हो गए, साइनोबैक्टीरिया है, पल्पर बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया हो गए। आर्की बैक्टीरिया में हम पढ़ते भी है, जैसे मिथेनोजेंसिस में पाए जाते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स होते हैं, और अगर हम देखें तो हेलोफाइल्स होते हैं, हेलो आर्की जिसको हम लोग कहते हैं। यूकैरिया में वही हो गए, माइक्रोस्पोरो स्पोरिडिया हो गए, फ्लैजिलेट्स है, फंजाई है, ग्रीन प्लांट्स है, सीलिएट्स हैं, एनिमल्स है, ये सारे यूकैरिया के अंदर आ गए। तो बेसिकली आज की डेट में अगर हम देखें तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम आर एच विटेकर था। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो दिया था, 5 किंगडम, जिसमें मोनेरा किंगडम, फिर दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था हमारा फंजाई, फिर प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि ये जो मोनेरा किंगडम है इसी को डिवाइड कर दिया गया आर्की और बैक्टीरिया में। बाकी ये सारे के सारे क्या होते हैं, मतलब प्रोटिस्टा से लेके फंजाई तक वो किस में आते हैं, यूकैरिया में आते हैं। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, 3 डोमेन सिस्टम हम कह सकते हैं, 3 डोमेन बांट दिया गया। कोई ये बैक्टीरिया या आर्की या यूकैरिया कोई किंगडम वगैरह नहीं है, इसको डोमेन बोला जा रहा है, ठीक है। तो इतना ही था आज के पेपर के अंदर, ज़्यादा न्यूज़ नहीं था। तो इस सेशन का पीडीएफ जो है आप इस चैनल से, अननोन आईएएस करके एक चैनल है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम ये है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।